तो भाई एक बार फिर से आप सबका इस लाइव क्लास में स्वागत है। और देखिए, क्लास जो है वो लाइव हुई है और आप लोग क्लास को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और साथ में क्या है, आज हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना है किसके बारे में? अ, मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ रहे हैं ना, इतिहास पढ़ रहे हैं आप। और इतिहास में आप पढ़ रहे हैं एक टॉपिक, वो चल रहा है मध्यकालीन इतिहास ना। और इस मध्यकालीन इतिहास में जो टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। और इस तुर्क आक्रमण में आप पढ़ रहे हैं किसे? आज पढ़ना है आपको मोहम्मद गौरी, मतलब मोहम्मद गोरी ना, मोहम्मद गोरी को पढ़ना है। तो मोहम्मद, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं महमूद गजनवी को। और महमूद गजनवी को आपने पढ़ा कि वो भारत पर कितना बार, 17 बार आक्रमण करता है। आक्रमण करने का उसका उद्देश्य अलग है, उसका उसका तरीका अलग था। वो क्यों आक्रमण करता था वो आप पता चल गया होगा आपको कि उसका मात्र और मात्र एक उद्देश्य था, भारत पर क्या, इस भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, साथ ही साथ क्या, भारत को लूटना था। उसका मुख्य उद्देश्य यही था। वो एक लुटेरे के जैसा था, उसने भारत पर आक्रमण किया। लेकिन अभी जो आज आपका टॉपिक है वो मोहम्मद गोरी है। महमूद गजनबी से अलग इसकी सोच है। और ये भारत पर आक्रमण करेगा। भारत पर आक्रमण करेगा तो इसका उद्देश्य ये है कि ये भारत पर जब आक्रमण करेगा तो ये भारत में अपना अस्थायित्व बनाने के लिए, अपना सत्ता जो है बनाने के लिए, एक तरीके से इस पे कब्जा करने के उद्देश्य से ये क्या करता है, भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है ना? तो आप जानेंगे इसका जो उद्देश्य है, भारत से सोना तो लूटना ही है, भारत को लूटना ही है, लेकिन शासन करना है और साथ ही साथ क्या करना है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना। ये महमूद गजनवी की बात है, सॉरी मोहम्मद गोरी की बात है। महमूद गजनवी के बारे में आप इससे पहले वाली टॉपिक में जान चुके हैं। अब ये भारत पर आक्रमण करेगा तो ये रहने वाला कहाँ का है, कैसे क्या है, इसके बारे में जानना है। तो ये भी कहाँ का रहने वाला, गजनी का ही है। गजनी का रहने वाला शासक है ये। लेकिन गजनी जो पहले यामनी वंश चल रहा था वहां पर, जिसका जो है एक तरीके से जो शासन कर रहा था यामनी वंश में, वो महमूद गजनवी था। लेकिन उसके मर जाने के बाद यामनी वंश का जो धीरे धीरे पतन शुरू होता है। उससे कई अलग अलग जो है साम्राज्य, अलग अलग जो है उससे स्वतंत्र होते हैं, अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। उन्हीं में से गजनी गजनी प्रांत में ये चल रहा है, इस गौर वंश का शासक है मोहम्मद गोरी। तो ये अपने आप को वहां से स्वतंत्र करता है और स्वतंत्र करने के बाद वहां का क्या बनता है, शासक बनता है। अब गोरी शासक बनेगा तो ये भारत पर आक्रमण करना चाहता है। तो ये सबसे पहले आक्रमण कहां करेगा, किसके खिलाफ करेगा, इसके साथ क्या होगा? इसका पहला ही आक्रमण क्या होता है, असफल होता है। आप लोगों को बताए हैं कि ये पहला ही आक्रमण जब करेगा तो क्या होगा, असफल हो जाएगा, हार जाता है। लेकिन ये फिर से दोबारा प्रयास करता है। और ऐसे ही प्रयास करते करते आपको पता है कि ये दिल्ली पर शासन करता है। लेकिन दिल्ली पर शासन करता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। और जो इसके बचे हुए साम्राज्य हैं वो इसके ही गुलामों में बट जाते हैं, जिनमें आप पढ़ोगे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब जिसने क्या किया है, जिसने शुरुआत की किसकी, गुलाम वंश की। तो ये सारी चीजें आपको जानना है। तो मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गौरी है या मोहम्मद गोरी है, ये सबसे पहले आप जानोगे ये कब से कब तक भारत में शासन किया, भारत पर कब से कब तक रहा। जी, मोहम्मद गोरी का टाइम पीरियड क्या था, 1173 से 1206 तक। या तो आपको बताए थे 1173 से 1206 ईस्वी तक ये क्या करेगा, भारत में, ये भारत में रहेगा। ठीक, भारत पर आक्रमण, भारत में ही रहता है। तो ये
आपको हमने बताया कि भारत में इस्लामिक राज्य का जो संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता, किसे माना जाता है? मोहम्मद गौरी को या मोहम्मद गोरी को। देखो इसका अब गोरी कहीं मिलेगा, कहीं गौरी लिखा मिलेगा ना, ठीक ना। तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है किसे? भारत में इस्लामिक जो है संस्थापक, इस्लामिक धर्म का जो है, इस्लामिक राज्य का आप कह सकते हैं वास्तविक संस्थापक है। इस्लामिक राज्य, जो इस्लाम के लोग हैं वो भारत में राज्य करेंगे, तो इसी के समय पे। अब ये क्या है, सबसे पहले इसने भारत पर आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, आपको बताए हैं कहां पर? मुल्तान में। मुल्तान पर आक्रमण करता है कब? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करता है कर्माधी मुसलमानों के विरुद्ध। मुल्तान कहां है? पाकिस्तान। मुल्तान पर आक्रमण किया, और मुल्तान पर जब इसने आक्रमण किया 1175 ईस्वी में, तो हुआ क्या? ये काफी हद तक सफल रहा, लेकिन क्या हुआ, ये काफी हद तक सफल रहा, लेकिन जो होता है ना कि साम्राज्य, मतलब यहां रुक पाना वो संभव नहीं था। इसे इसे जो है क्या करना पड़ा? मुल्तान फिर बाद में छोड़ना पड़ा। अब ये वहां पराजित हुआ, लेकिन आप पराजित नहीं कह सकते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं सफल हुआ था। और वहां पर इसने एक किले की भी स्थापना की थी, कहां? मुल्तान में। तो लेकिन अब क्या होता है कि ये जब मुल्तान में आक्रमण किया कर्माधी मुसलमानों के खिलाफ, दूसरा इसका 3 साल बाद, इसी के 3 साल बाद 1178 ईस्वी में ये कहां? गुजरात पर आक्रमण करता है। इसका अगला आक्रमण कहां? गुजरात पर होता है। अब गुजरात पर आक्रमण किया तो हम आपको बताए हैं कि वहां क्या, माउंट आबू में ये हार जाता है, इसे ले जाकर के माउंट आबू में बंदी बना लेता है। कौन वहां का शासक था? भीमदुत्तीय। बताया था ना आपको कि भीमदुत्तीय जो है सोलंकी वंश या चालुक्य शासक, ठीक है ना। भीमदुत्तीय ने इसे क्या कर दिया, वहां वहां पर इसे ले जाकर के बंदी बना लिया था, लेकिन बाद में इसे क्या हुआ? छोड़ दिया। माँ, मतलब भीमदुत्तीय की माँ ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसने क्या कर दिया, इसे छोड़ दिया। और जैसे ही इसे छोड़ा, ये वहां से फिर वहां से निकला, और आकर के इसने क्या किया, एक ही साल बाद 1179 ईस्वी में इसने कहां पर? पंजाब, जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर, यहां पर इसने क्या कर लिया? आक्रमण किया, और इस पर क्या किया? कब्जा कर लिया। इस क्षेत्र पर इसने क्या किया है? इसका विजय अभियान है। लाहौर, कश्मीर, पंजाब, लाहौर, इसने क्या कर लिया? इसने यहां पर आकर के अपना अस्थायित्व बनाया। इसने इस पर आक्रमण किया, लाहौर पर आक्रमण किया 1179 ईस्वी में। और जब इसने आक्रमण किया तो इस क्षेत्र को सुरक्षित करते हुए अब ये धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ा। अब भारत की तरफ बढ़ने का मतलब, अच्छा, इसकी पहली हार कहाँ हुई है? इसकी पहली हार हो गई है यहाँ, भीमदुत्तीय के द्वारा ये पराजित हुआ। इसके बाद ये क्या करता है? सिंध के रास्ते आता है, और अब टाइम आ चुका था कहाँ? 1191 ईस्वी में। क्या होता है भारत में? ये कहां पर? तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। तराइन कहां है? हरियाणा में। हम आपको पहले उस दिन भी बताए थे, तराइन कहां है? हरियाणा में ही है ना। और ये हरियाणा वाले अपना मैदान दे देते थे, आओ भैया लड़ो, जितना मन कहे उतना युद्ध करो। कुरुक्षेत्र हुआ, तराइन हुआ, उसके बाद क्या होगा? पानीपत होता है। तो ये सब अपना मैदान केवल इनके पास था। जैसे आज के टाइम पे क्या है, शादी विवाह में मैरिज लान है, मैरिज लान वाले आते हैं कि भैया आओ यहीं शादी ब्याह करो और निकल लो। तो वो क्या करते हैं, मैरिज लान जिनका है वो अपना देखते हैं कि भाई क्या मेंटेन देख रहे हैं, व्यवस्था कैसी क्या है। वैसे हरियाणा वाले यही देखते थे कि कहाँ कौन सेना जीत रही, उनसे और कोई मतलब नहीं था, मैदान उन्हीं का रहता था। तराइन का आक्रमण होगा, लेकिन उससे पहले आपको जानना है कि तराइन का तो आक्रमण होता, आप जानते हैं कि किसके किसके बीच हुआ? मोहम्मद गौरी और राजा पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान कहाँ का शासक था, क्या था, इसके बारे में भी आपको जानना है। तो देखिए, ये तो आपको पता चल गया कि इसने पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी गजनी का था, गजनी से आया इसने पहला आक्रमण। कहा? जब ये महमूद गजनवी मर गया, उसके बाद इसने देखा कि भारत पर आक्रमण किया गया, इससे पहले उसके यहाँ के राजाओं ने किया था, तो ये भी आक्रमण करता, और करता कहाँ है? सबसे पहले मुल्तान पर। मुल्तान कहाँ है? जो आज के टाइम पे पाकिस्तान में है। वहां आक्रमण किया, हद तक सफल रहा। उसके बाद ये आगे बढ़ जाता है कहाँ?
गुजरात, गुजरात पर आक्रमण करता, क्योंकि गुजरात में ही सबसे ज्यादा सोना किसने लूटा था? महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने। वहीं पर क्या है, सोमनाथ मंदिर, सबसे ज्यादा उसे जो है संपत्ति जो है भारत की वहां उसे हाथ लगी थी। तो ये भी क्या करता, मोहम्मद गौरी भी गुजरात पर आक्रमण करता, लेकिन ये पराजित हो जाता है। यहां तक कि इसकी हालत खराब हो जाती है, ये मरते मरते बचता है भीम द्वितीय के हाथों से। तो ये वहां से भाग करके फिर कहां पहुंचता है, अगले ही साल आक्रमण कर देता है कहां, ये क्या कहते हैं, पंजाब करता है, लाहौर करता है, और जम्मू, इस क्षेत्र को अपने विजित करता है और इसे अपना स्थायित्व यहाँ बनाता है, यहाँ रुकता है। उसके बाद सुरक्षित स्थान इसके लिए हो जाता है। इसके बाद ये सिंध के रास्ते भारत में आक्रमण कर रहा है, और कब, 1191 में। लेकिन आपको जानना है कि ये सब तो ये ऐसा ही है, लेकिन आगे आप जानिए कि दिल्ली का क्षेत्र किसके पास था। तो दिल्ली, अजमेर, सांभर, ये सब वाला जो क्षेत्र था, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके पास था, पृथ्वीराज चौहान के पास। पृथ्वीराज चौहान के पास था उस समय। वो सांभर जो है उनका मुख्य केंद्र हुआ करता था, दिल्ली, और उसके बाद क्या कहते हैं, अजमेर, ये उनके अधीन था। आगे आप बात करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में कन्नौज, कन्नौज के शासक वहां जो शासक थे, वहां पर एक वंश चल रहा था, कौन सा, गढ़वाल वंश ना। वहां उसके शासक कौन थे, राजा जयचंद थे। तो ये इतनी बात भारत की है। अब ये 1191 ईस्वी में जब आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध, तो क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जैसे ही आक्रमण करेगा, तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी क्या होता है, मोहम्मद गौरी पराजित हो जाता है, ये हार जाता है, पराजित होता है। किसके, किसकी सेना, भाई सबसे ज्यादा मतलब उस टाइम पे बहुत बड़ी सेना थी पृथ्वीराज चौहान के पास। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान, ये युद्ध ही किसके बीच हुआ, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। चौहान डायनेस्टी यहां चल रही थी, ठीक है ना, चौहान वंश चल रहा था दिल्ली, मतलब अजमेर में, ठीक है, अजमेर के पास ना, सांभर, अजमेर और दिल्ली में चौहान, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का एक नाम और है, क्या नाम है, राय पिथौरा, ठीक है ना, राय पिथौरा किसका नाम था, ये पृथ्वीराज चौहान का। ये आक्रमण होता है, पराजित हो जाता है यहाँ मोहम्मद गौरी, और भाग जाता है। अब भाग क्या जाता है, माफी मांगता है, गलती की भीख मांगता है कि गलती होगी, आज के बाद आक्रमण नहीं करेंगे पृथ्वीराज चौहान से। ये जैसे उसकी पूरी सेना क्या होती है, पूरी सेना जो है हावी हो जाती है किसके ऊपर, मोहम्मद गौरी की सेना, क्योंकि इनकी सेना बहुत कम थी अपेक्षाकृत पृथ्वीराज चौहान की। अब ये पराजित हो जाता है, और पराजित होकर के माफी मांग करके किसी तरीके से अपनी जान बचा करके यहां से भागता है। लेकिन यहां से भागता है, अब यहां एक बात आपको सीखने वाली, हम आपको बता रहे हैं, हर किसी से सीख सकते हैं। देखिए, पराजित होता है, भाग जाता है, किसी भी तरीके से अपनी जान बचाता है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, भारत में अपना शासन स्थापित करना। भारत में क्या करना, भारत में, भारत पर शासन करना। यहां वो उसी उद्देश्य से आया है, कहां से, गजनी से, और ये कामयाब भी होता है। आपको पता है कि जैसे ही अगले वर्ष 1191 के बाद 1192 में अगले ही वर्ष क्या होता है, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, तो आपको पता है कि जब तराइन का द्वितीय युद्ध होता है तो कौन जीतता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो देखो उद्देश्य क्या था, वो अपना उद्देश्य पूरा किया, लेकिन अंत तक। तो ऐसा ही क्या है, प्रयास आपको भी करना है कि अंत तक जो है आप भी प्रयास कीजिए। लेकिन अब आपका उद्देश्य अलग है और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य अलग है। वो एक आक्रमणकारी है, लेकिन हम उससे ये नहीं कह रहे कि वो उसी के तरीके से हमको करना, नहीं, हमको उसके जैसा ही क्या करना है, अपना लक्ष्य, जो उसका लक्ष्य था शासन स्थापित करना, शासन करना भारत में, वैसे ही हमको क्या करना है, नौकरी लेना है। तो हमको भी क्या करना, अपना उद्देश्य वैसे ही रखना है जैसे उसने किया, अंत तक उसने प्रयास किया। तो अंत तक प्रयास करने वाले क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, ठीक है ना। इस एक दो लाइन थी कि घर से निकलूं छांव छोड़ दूं, घर से निकलूं और छांव छोड़ दूं, मझधार में नाव छोड़ दूं। हार जीत अलग बात है, हार रहा है ना, वो कह रहा हार जीत अलग बात है, मैं क्यों अपना दांव छोड़ दूं। तो ये अपना दांव नहीं छोड़ना, आपको भी नहीं छोड़ना, इसने भी नहीं छोड़ा। तो देखो अब ये क्या किया, पराजित तो हुआ, लेकिन क्या होता है, दोबारा आक्रमण करेगा। वो टाइम क्या होता है भाई, 1192 ईस्वी, आपको पूरी बात बताए थे। 1192 ईस्वी में क्या होता है, तराइन का
द्वितीय युद्ध। और अब तराइन के द्वितीय युद्ध में पूरा इतिहास ही बदल गया। इतिहास का मतलब अब यहीं से समझिए इस्लामिक राज्य शुरू हो जाता है 1192 से। लेकिन आपको जानना है कि हम आपको बताएं कि अभी बताएं कि कन्नौज एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां का शासक कौन थे? जयचंद, राजा जयचंद थे। अब राजा जयचंद तो थे, लेकिन राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या चल रहा था? एक विवाद चल रहा था। कुछ आप एक तरीके से समझिए कि एक दूसरे को वो लोग नापसंद करते थे। मामला ये था कि शादी को लेकर के मामला चल रहा था, ठीक ना। राजा जयचंद की पुत्री, जिनका नाम क्या है? संयोगिता, उनसे प्रेम करते थे कौन? पृथ्वीराज चौहान, और विवाह करना चाहते थे। लेकिन अब इस बात को जबकि इतिहासकार कहते कि ऐसा नहीं है कि जो है राजा जयचंद ने इनकी मदद की थी, क्या कहते हैं, मोहम्मद गौरी की। लेकिन कुछ का मानना है कि है, कुछ का मानना है कि नहीं है। लेकिन जो बात है हम आपको बताएंगे कि अब वो विवाह करना चाहते थे संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान, और राजा जयचंद इस बात से नाराज थे कि वो नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन ये उसे किडनैप कर लेते हैं, एक तरीके से आप कहिए कि जबरदस्ती विवाह करते हैं। कौन? पृथ्वीराज चौहान। इसी बात से नाराज होकर के राजा जयचंद किसका किसका साथ दे देते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में? मोहम्मद गौरी का, ऐसा माना गया। और इतिहास में आप पढ़ते भी हो कि जयचंदों की कमी नहीं है। जैसा हम हिंदी में आपको पढ़ाते हैं, क्या पढ़ा रहे थे जब आपको पढ़ा रहे थे संज्ञा? संज्ञा में हमने आपको बताया था व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर यह है कि जब निश्चित कहीं नाम होता है तो व्यक्तिवाचक होता है, लेकिन नाम हो, लेकिन अगर किसी एक विशेष समुदाय को बताए, किसी एक वर्ग को बताए, किसी एक जो है समूह को बताए, तो वहां पर क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक ना होकर के क्या हो जाता है? जातिवाचक। जैसे इसमें से हमने एक नाम लिया था जयचंद, और जयचंद में हमने आपको एक लाइन लिखवाई थी कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। इसका मतलब वे व्यक्ति, वे व्यक्तियों का समूह, उन व्यक्तियों का वर्ग, उन व्यक्तियों का समुदाय जो क्या करते हो? गद्दारी करते हैं। तो ऐसा माना गया कि राजा जयचंद ने भारत किससे क्या कर लिया? गद्दारी किया था। नहीं तो कभी भी इस्लामिक राज्य भारत में ना आता, ऐसा ऐसा मत है। अब कहां तक सच है, क्योंकि इतिहासकार भी इसमें क्या हुए हैं? अलग अलग इतिहासकारों का भी मत है। अब हुआ ये कि वो विवाह कर लेते हैं, 1192 में आक्रमण होता है, और इस बार पृथ्वीराज चौहान क्या हो जाते हैं? पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं, ठीक है ना। पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं और मोहम्मद गौरी क्या होता है? जीत जाता है। आपको जानना है, आप जानते रहिए कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम क्या था? चंद बरदाई। इनके दोस्त थे, और वो क्या थे? दरबारी कवि। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में कौन रहते थे? चंद्र वरदाई। ये चंद वरदाई की एक रचना है, क्या उसका नाम है? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो जो है ये किसकी रचना है? चंद्र वरदाई की। ये इनके मित्र थे, इनके दरबारी क्या थे? कवि थे। किसके? पृथ्वीराज चौहान। अब देखो, सबका अपना अलग अलग मत है। इतिहासकार बताते हैं कि तराइन के, अधिकांशतः इतिहासकार बताते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो है पृथ्वीराज चौहान को की हत्या कर देता है कौन? मोहम्मद गौरी। और भारत पर क्या करता है? अब इस्लामिक राज्य मतलब मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। पूरे दिल्ली पर कब्जा हो जाता है। किस? दिल्ली, मुल्तान, पंजाब, कश्मीर, लाहौर, उसके बाद गुजरात, इन सब क्षेत्रों में अब किसका शासन चलेगा? मोहम्मद गौरी का, क्योंकि वो पहले से विजित करता हुआ आ रहा है। और अपना वो एक जो कहते हैं कि राजधानी, एक तरीके से वो क्या बनाता है? दिल्ली को बना लेता है, वहीं दिल्ली में ही। अब लेकिन ये बात है कि चंद वरदाई कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। हम आपको उस दिन भी बताए थे, आज भी बता दे रहे हैं, क्योंकि नोट भी करना है आपको। चंद वरदाई कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो हमें और हमारे राजा को वो बंदी बना करके ले गया था। कहां? गजनी, अफगानिस्तान। और मेरे राजा की दोनों आंखों को उसने निकलवा दिया था, फोड़वा दिया था मोहम्मद गौरी ने, और उसे गजनी ले गया था। और कहते कि गजनी में उसी समय क्या हो रहा था? खेल का आयोजन। खेल का आयोजन का मतलब हो रहा था एक उसमें लोग अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे। जिनके अंदर जो भी प्रतिभा होती थी उसे दिखाते थे। तो एक बड़ा सा मैदान था, वहां एक टीला था, ऊंचा बांस का बनाया हुआ था, जिस पर वहां का शासक मतलब मोहम्मद गौरी बैठा हुआ था, और सब अपने अपना प्रदर्शन कर रहे थे। चंद बरदाई कहता कि मैंने भी जाकर के मोहम्मद गौरी से कहा, रिक्वेस्ट किया कि देखो मेरे राजा के अंदर भी क्या है? एक टैलेंट है, एक गुण है, जो शब्दभेदी बाण चला देता है, मतलब बिना देखे हुए बाण को चला दे सकता है। ये बात जब उसने बताई तो उसने कहा कि ठीक है, आप दिखा सकते हैं। और उसे एक तीर
पृथ्वीराज चौहान को, ये चंद्रबरदाई लिखते हैं अपने पृथ्वीराज रासों में कि उसे एक तीर और क्या दिया गया, धनुष दिया गया और कहा गया कि ठीक है आपके अंदर जो गुण है आप दिखाइए। और तब जो है चंद्रबरदाई जाकर के उनके पास, पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर के कहता है कि क्लास लाइव होगी ना, देखिए क्लास लाइव चल रही है, हाँ तो जुड़ना है ना भाई, क्लास तो लाइव बिल्कुल देखना है कि क्लास लाइव अगर है तो उसे शेयर भी करिए। अब पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर के वो क्या कहता है, कहता है चंद्रबरदाई की 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है चूक मती चौहान। एक मौका मिला है पृथ्वीराज चौहान को कि एक मौका है, चौहान 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, उस समय लंबाई मापने का एक जो एक लट्ठा गट्ठा होता था उसी के हिसाब से चंद्रबरदाई बताता है कि भाई 4 बांस 24 गज की दूरी है, उसके ऊपर सुल्तान बैठा है, टीले जैसा ऊंचा एक स्थान है, और चूक मती चौहान, इस बार चूकना मत मेरे दोस्त, एक ही मौका है। और कहता है कि जैसे उसने अपने मुंह से एक शब्द बोला कि हाँ ठीक है अपना प्रदर्शन दिखाओ, चलाओ तीर चलाओ, वो तुरंत पृथ्वीराज चौहान तीर चलाता है और बाण किसे जाकर के लग जाता है, मोहम्मद गौरी को। और कहता है कि इस प्रकार मोहम्मद गौरी मतलब मेरे राजा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। अब ये केवल बात कहाँ है, चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासों में, ये इसका वर्णन। इतिहासकार कहते कि ऐसा नहीं था, उसने वहीं तुरंत उसकी हत्या की और क्या किया, भारत पर शासन। और इसके बाद क्या होता है, 1192 के बाद अगला जो आक्रमण होता है 1194 में, अभी एक क्षेत्र बचा हुआ था, वो कौन सा था, 1194 में होता है चंदावर, चंदावर का युद्ध। ये किसके किसके बीच हुआ, ये हुआ किसके बीच, राजा जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। राजा जयचंद की भी क्या होता है, हत्या कर देता है, कौन, मोहम्मद गौरी। तो अब यहां से एक बात और ये जानना है कि जयचंद, देखो गलत काम का गलत नतीजा होता है हमेशा, जो भी चाहे जो काम होगा, अगर गलत काम किए हैं तो उसका परिणाम गलत होगा, इसलिए कहते हैं कर्म जो है अच्छा होना चाहिए अपना। इनके द्वारा अगर गलत कर्म किया गया तो देखिए इनके साथ भी गलत हुआ। अगर ये पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जाकर के मिले हुए थे ना, तो अब देखिए इनको ये लग रहा था, राजा जयचंद को ये लगा होगा कि मोहम्मद गौरी क्या है, लुटेरा है, वो भी आएगा, अभी लूटेगा, लूट करके चला जाएगा, हमारा काम हो गया, मेरी और उसकी दुश्मनी थी, मैंने उसे मरवा दिया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वापस वो सत्ता स्थापित करने आया था, उसकी सोच बड़ी थी, वो अलग कुछ सोच रहा था, महमूद गजनबी से हट करके सोचा, और उसने क्या किया, भारत पर शासन किया, उसका क्षेत्र जो है पूरा इतना इतना बड़ा साम्राज्य बना, ठीक है ना। और आक्रमण हुआ चंदावर का युद्ध, और चंदावर के युद्ध में जो गढ़वाल साम्राज्य के राजा जयचंद हैं ये पराजित होते हैं, पराजित होने के बाद क्या हुआ, इनकी हत्या हो गई। अब पूरा का पूरा क्षेत्र किसके पास है, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी इस आक्रमण के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना लिया, मोहम्मद गौरी का वायसराय बनाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था, किसका, मोहम्मद गौरी का। देखो मोहम्मद गौरी के पास कई हजार गुलाम थे, लेकिन उनमें से इसके क्या है, प्रमुख गुलामों में कौन कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कौन था भाई, अल्दौज, कुआचा, और कुआचा है, अल्दौज है, कुतुबुद्दीन ऐबक है, बख्तियार खिलजी है, 4 इसके प्रमुख। जब ये मर जाएगा कौन, मोहम्मद गौरी, तो उसके साम्राज्य को मतलब बंटवारा भी ऐसे ही होता है चारों में, लेकिन 4 में से एक क्या होता है, एक गुलाम पहले ही मर चुका होता, तो 3 के बीच में ये क्या होगा, उनके गुलामों में आपस में साम्राज्य बांट दिया जाएगा। तो क्या बनाया गया, पृथ्वीराज चौहान की तो भाई मृत्यु हो गई। दूसरी तरफ की बात करें तो आप कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या बना दिया गया है, कुतुबुद्दीन ऐबक को वायसराय बनाया गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में पूरे भारत का साम्राज्य है, वो भारत के साम्राज्य को देखेगा और पूरा रिपोर्ट किसे करेगा, मोहम्मद गौरी को, जो कहां, गजनी में है, गजनी जो चला गया है, ठीक है ना। और ऐबक ने भारत में अपनी जीत जारी रखी, गुजरात, बुंदेलखंड, बिहार, राजस्थान, इन क्षेत्रों को जीतता है। आपको बताएं कि आप जानते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा, मतलब 2.5 ना लिख करके लिखा होता 2.5 दिन का झोपड़ा, गांव की भाषा में 2.5 कहते हैं ना, वही को क्या कहा जाता, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, अजमेर में। किसने बनवाया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अब वो चला गया अगर गजनी, तो ये यहाँ का वायसराय है, तो ये अलग अलग प्रांतों को ये अब जीतता है,
कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 2.5 दिन के लिए कहाँ गया था? अजमेर गया हुआ था। वास्तव में वो क्या था? एक विद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था वो। हाँ, मठ था, वही विद्यालय था, वहां पर शिक्षा दी जाती थी धर्म कर्म की। तो वो संस्कृत विद्यालय था, वहीं पर ये गया और 2.5 दिन रुका था। उसके बाद उस समय विग्रहराज चतुर्थ राजा थे वहां के, उनके द्वारा वो बनवाया गया था। और जब वहां से वो आगे आया, आगे मतलब वहां गया और 2.5 दिन रुका। उसके बाद जब वो आने लगा तो उसने क्या करवा दिया? उस मठ को तोड़वाया और ऊपर क्या बनवा दिया? मस्जिद नुमा संरचना। मंदिर और मस्जिद में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, जैसे होता तो है ही, लेकिन बाहरी जो दिखावा होता है उसके अनुसार आप देखोगे ऊपर क्या बना दिया जाए। अगर छत्रक बना दिया ऐसे छत्रक जैसा ऐसे लटका हुआ भाग, तो वो क्या हो जाता है? मस्जिद। मस्जिद का आकार। अगर ऊपर गुंबद नुमा समझ रहे हैं ना, वही तो मतलब उसे छत्रक जैसा हम कह रहे हैं, वो क्या हो गया? मस्जिद। अगर ऊपर ले जाकर के शिखर बना दिया जाए और एक ध्वज लहरा रहा हो तो क्या हो गया? मंदिर हो गया। तो बस कुछ अंतर, थोड़ा सा अंतर होता था। ये बाकी डिजाइन नहीं बनाते थे कि तोड़ करके फिर उसको मस्जिद बन, नहीं, ऊपर वाले हिस्से को तोड़ देते थे, फिर जो शैली थी मस्जिद बनाने की उसी अनुसार ये काम कर देते थे। अब वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी आपको पता चल गया किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करेगा? यहां का वायसराय होगा। लेकिन साथ ही साथ मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते हैं? 1197 ईस्वी में, जानिए 1197 ईस्वी में बिहार और 1202 ईस्वी में बंगाल जीता। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को क्या करवा दिया था? ध्वस्त करवाया। यही बख्तियार खिलजी है जिसने क्या किया? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करवाया। बनवाने का श्रेय किसे जाता है? आपको पढ़ा चुके हैं, गुप्त वंश में ना, क्या नाम था? उसने क्या करवाया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? अभी भी है, बिहार में है। और इसी बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया था? ध्वस्त करवा दिया था, जला दिया था। और जला दिया था और उसके बाद ये वापस आ रहा था तो इसके एक आक्रमण में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? बख्तियार खिलजी की। तो ये मर जाता है। बाकी इसके बाद खोखरों का विद्रोह होता है। खोखर क्या थे? खोखरों का विद्रोह 1205 ईस्वी में हुआ। तो खोखरों का मतलब क्या? खोखर एक जाति थी। खोखरों का विद्रोह 1205 ईस्वी में। खोखर एक क्या थी? जनजाति थी, जाति। ये आक्रमण करती है कहां? भारत में। ये भारत में रह रहे थे। तो खोखरों के विद्रोह में मतलब भारत में होता है। विद्रोह का मतलब होता है गुस्सा, मतलब अपने ही राजा के खिलाफ लोग गुस्सा कर जाएं तो कहते हैं ना कि उसने विद्रोह कर दिया है। अब मोहम्मद गोरी क्या होता है? खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए कहां से? भारत आना पड़ा। अब 1206 ईस्वी में गौरी को गजनी जाते वक्त, गौरी जब गजनी जा रहा था, झेलम नदी अब वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में ना, में जो है क्या कहता है, किसी किसी ने उसे मार दिया। किसे मार डाला भाई? मोहम्मद गोरी को मार डाला। और अब भारत का शासन किसके हाथ में चला गया 1206 के बाद? कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो खोखरों के विद्रोह को दबाने के लिए वो गजनी से कहां आया था? भारत आया था। और जब उसे दबा करके वापस जा रहा था तो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा, मतलब नहीं, खोखरों के द्वारा क्या कर दी गई? उसकी हत्या कर दी गई, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। अब वो मर गया। मरने के बाद अब उसका जितना भी साम्राज्य है जो हम आपको बता चुके हैं, मुल्तान से लीजिए, मुल्तान वाला क्षेत्र मतलब पाकिस्तान की बात है, लाहौर पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, दिल्ली के बगल वही अजमेर, छांभर, कन्नौज, उसके बाद राजस्थान। ठीक है ना। राजस्थान के बाद हम आपको बता रहे हैं कि गुजरात। ठीक है, गुजरात, ये सब क्षेत्र किसके पास अब आ गए हैं? बुंदेलखंड, बंगाल, बिहार। अब बिहार में भी देखिए बख्तियार खिलजी गया था तो ऐसे नहीं जाकर के वहां जला दिया उसने। ये सारे क्षेत्र अब किसके पास? मतलब मोहम्मद गौरी का हो गया था अब। लेकिन अब क्या होगा? अब इसकी मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास होगा। समझ रहे हैं ना। तो अब कल आपको ये 2 बार बता चुके हैं आपको, लेकिन अब कल आपको
आपको जब भी नेक्स्ट डे जब भी क्लास होगी तो आपको इन सब चीजों को नोट करना है। किसे? मोहम्मद गौरी से शुरू करेंगे और इसके बाद अब शुरू होगा 1206 के बाद क्या होता है। हाँ, मतलब भारत में क्या, दिल्ली सल्तनत काल। और उस दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश चलेगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश और सैयद लोदी, है ना। तुगलक वंश भी भैया बीच में चलेगा, ठीक ना। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और उसके बाद और लोधी वंश, लास्ट में लोधी। और जैसे ही लोधी वंश आएगा, अंतिम राजा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के साथ जो एक आक्रमण होगा 1526 का, पानीपत का पहला युद्ध, बाबर आक्रमण करेगा। बाबर कहां का रहने वाला बाबर था? हाँ, वो कहां है? हाँ बताओ, कहां का रहने वाला बाबर, कहां का निवासी था? फरगना कहां का है? हाँ, मध्य एशिया की तरफ कहां का था भाई? अब सोचो, फरगना इन लोगों को पता है, लेकिन ये नहीं पता, वो भी नहीं पता है, लेकिन ये नहीं पता कहां का रहने वाला है। इतना जानते हैं कि 1526 में आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना करेगा ना। और इस्लाम धर्म की नहीं, मतलब मुगल वंश की स्थापना करेगा। और मुगल वंश की स्थापना करेगा और फिर शुरू होगा मुगल वंश। तो उसके अलग अलग राजा आएंगे। औरंगजेब तक पढ़ोगे, उसके बाद फिर शुरू हो जाता है क्या, 1707 ईस्वी से आधुनिक इतिहास। तो ये क्रम चलेगा। तो आज की क्लास को यहीं रोक देते हैं। आप सबका धन्यवाद।